प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसके क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु, लघु और विस्तृत में हर साल पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको इतने आसान शब्दों में लिखा है कि आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर हल हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे और आपके एकदम समझ में आ जाएगा। और डायग्राम के साथ लिखा है पूरी थ्योरी को, तो इसलिए डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी भी तैयार हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहां पर लिखेंगे नर जनन तंत्र या मानव जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ साथ नोट करते हुए भी चलेंगे। नर जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है मुख्य जनन अंग, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा है सहायक जनन अंग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। सही प्यारे बच्चों, ये 3 हेडिंग है जिसमें हमें कवर करनी है और इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर? देखिए, अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछता, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो पहली हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों आप ये मुख्य जनन अंग। अब बहुत ध्यान समझेंगे, ये अंग युग्मकों गैमिट्स का निर्माण तथा लिंग हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। हमने क्या जाना कि जो मुख्य जनन अंग होता है वो युग्मकों का गैमिट्स का निर्माण करता है और लिंग हार्मोन्स का क्या करता है, स्त्रावण करता है। सही, 2 बातें याद रहेंगी, आगे देखेंगे। अब पहली हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से वृषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। सही, देखो मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 4 से 5 सेमी लंबे, सेमी बोले सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2.5 सेमी चौड़े होते हैं व 3 सेमी मोटे होते हैं। सही, याद रखना है बात। देखिए, वृषण कोश का तापमान शरीर तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सी कम होता है। सही है, देखो जो वृषण कोश है, स्क्रोटम है, उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से इतना कम होना चाहिए। सही, क्यों होना चाहिए? देखो वो भी हमने लिखा क्यों होना चाहिए। इसी कारण वृषण में शुक्र जनन से, स्पर्मेटोजेनेसिस से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, अगर इतना टेम्परेचर कम नहीं होगा तो शुक्राणुओं का मतलब स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्क्रोटम जो होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं और उनका टेम्परेचर मानव की बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सी कम होता है, ताकि शुक्राणुओं का स्पर्म का निर्माण हो सके। सही है, तो इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि भाई शुक्राणुओं के निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर कम होना चाहिए जब भी स्पर्म का निर्माण होता है। सही, अच्छा आप देखो प्यारे बच्चों, इस बात को समझ ले डायग्राम से। आप देख रहे हो, देखो ये डायग्राम है। सही, ये डायग्राम है। ये क्या है यहां पर, ये क्या है, वृषण कोश है, स्क्रोटम है और इसी के अंदर प्यारे बच्चों क्या है, वृषण है, टेस्टिस है। क्लियर? अब देखो यहां पर कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, मतलब मानव में 2 वृषण होंगे, 2 टेस्टिस होंगे। देखो एक ये है और प्यारे बच्चों एक ये है। क्लियर? बात क्लियर हो गई। और देखो ये जो आपकी बॉडी है, उसकी बॉडी से क्या होते हैं, ये बॉडी से बाहर होते हैं और बॉडी से बाहर होने का कारण क्या है अभी आपने पढ़ा भी है और समझा भी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां से समझेंगे, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। सही, जिन्हें शुक्र जनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुलस कहते हैं। सही, ये बात याद रखना, जो वृषण होते हैं वो अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शुक्र जनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुलस कहते हैं। क्लियर? शुक्र जनक नलिकाओं में स्थित शुक्र जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत ध्यान से समझना। देखो शुक्र जनक नलिकाओं में स्थित शुक्र जनन कोशिकाओं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल से शुक्र जनन द्वारा आगुणित बोले तो हैप्लोइड, बोले तो एन शुक्राणुओं स्पर्म का निर्माण होता है। ये आपसे क्वेश्चन अति लघु में पूछा गया भी है या पूछा जा सकता है कि भाई शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, तो ये बात आपको याद रहेगी यहां से।
सही निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य स्थित सर्टोली कोशिकाएं, सेल ऑफ सर्टोली या कह सकते हो सर्टोली सेल्स, सही सर्टोली सेल्स भी लिख सकते हो। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है, याद रखना। और अति लघु में भी आई है ये क्वेश्चन कि शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य स्थित कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं, सेल ऑफ सर्टोली या सर्टोली सेल्स। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, तो शुक्राणुओं को स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करता है? तो ये वाली सेल प्रदान करती हैं, याद रखना। सही, आगे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सब प्यारे बच्चों अति लघु हो, लघु हो, बहुविकल्प हो, सब यहां पर क्लियर हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैंने इसे इस तरह से डिजाइन किया है। पहले सबको देखा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, फिर मैंने इसको इस तरह से लिखा है, आगे समझेंगे। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक, कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक में स्थित अंतराली या लेडिंग कोशिकाएं, सेल ऑफ लेडिंग या लेडिंग सेल, ऐसे भी लिख सकते हो लेडिंग सेल। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में पाया जाता है, तो वो कौन स्त्रावण करती हैं, कौन बनाती हैं, ऐसे भी कह सकते हो, तो वो प्यारे बच्चों लेडिंग सेल होती हैं। और सर्टोली सेल क्या करती हैं? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो दोनों बातें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमेशा। सही, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास संबंधित है। भाई द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मतलब जब द्वितीय लैंगिक लक्षण उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों, जो मेल होते हैं उनकी मूछें आ जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है और छाती थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। विषण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं के जाल विषण जालिका रेटे टेस्टिस में खुलती हैं। यह बात याद रखनी है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि वृषण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं के जाल वृषण जालिका रेटे टेस्टिस में खुलती हैं और वृषण जालिका से 15 से 20 पतली शुक्र वाहिकाएं वैसा इफ्रेंशिया निकलती हैं। किससे निकलती हैं प्यारे बच्चों? शुक्र वाहिकाएं किससे निकलती हैं? वृषण जालिका से निकलती हैं और 15 से 20 पतली पतली होती हैं ये। और जो कहां खुलती हैं? जो अधिवृषण इपीडिडाइमिस में खुलती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है क्या है? वृषण जालिका है, टेस्टिस रेटे है। और हमने आपको बताया जितनी शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं वो सब कहां खुलती हैं? जाकर वृषण जालिका में खुलती हैं। और वृषण जालिका से 15 से 20 पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? वैसा इफ्रेंशिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? वैसा इफ्रेंशिया बोलते हैं। और वैसा इफ्रेंशिया जो है कहां जाकर खुलती है? अधिवृषण में जाकर खुलती हैं, इपीडिडाइमिस में जाकर खुलती हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहां से। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे सहायक जनन अंग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सही, ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो पहली हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, आप पहली हेडिंग डालेंगे अधिवृषण इपीडिडाइमिस। देखो यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है इपीडिडाइमिस। सही, अधिवृषण। क्लियर? चलिए, और अभी इसके बारे में आप ऊपर पढ़कर आए हो। ये लगभग 6 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। सही है, 6 मीटर लंबी होती है, पतली होती है और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र पश बोले तो पीछे तथा भीतरी भागों को ढके रहती है। सही है, जो वृषण के अग्र पश और भीतरी भागों को क्या करेगी? ढके रहती है। ये अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी चपटी कोमे के आकार की संरचना बनाती है। इसमें शुक्राणु संग्रहित बोले तो इकट्ठा कलेक्ट एवं परिपक्व बोले तो पूर्ण विकसित होते हैं। अधिवृषण के प्यारे बच्चों ये 3 भाग होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो मेन काम है वो क्या है। इसमें क्या होता है? देखो इसमें ये वाली बात याद रखनी है आपको। सही है, ये बात याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों आता है हमारा शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, वैसा डिफरेंस। सही है, वैसा डिफरेंस। शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक। देखो ये है शुक्र वाहक।
और देखो ये यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है और यहां पर देखो ये ऐसे लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी। क्लियर? तो याद रखा, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, देखो प्रति एक अधिविर्षण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर, अब तुम्हें शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी किससे निकल रही है? अधिविर्षण से निकल रही है। आइए देखो प्यारे बच्चों, ये है क्या है? अधिविर्षण है, अधिविर्षण है, और इसी से क्या क्या निकल रही है? शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी निकल रही है। किससे? अधिविर्षण से। क्लियर? ईपीडी से ही क्या निकल रही है? आपकी व्यास डिफरेंस निकल रहा है। प्रति एक अधिविर्षण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से होते हुए मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के आधार भाग में खुलती है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है अधिविर्षण से निकल रही है शुक्रवाहिनी, और देखो उदर गुहा से होते हुए शुक्राशय, ये शुक्राशय है। शुक्राशय से होते हुए जो मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, उसके आधार भाग में जाकर क्या होती है? खुलती है। सही है? देखो इस तरह से यहां से ऐसे गई और यहां जाकर ये खुल जाती है। सही है? तो याद रहेगा। चलिए, और शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर स्खलन नलिका बनाती है। ये शुक्राणुओं को अधिविर्षण इपीडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक लेकर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका याद रखना कि ये जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म को अधिविर्षण इपीडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक लेकर जाती है। कौन? शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी जो होती है वो शुक्राणुओं को अधिविर्षण से मूत्र मार्ग तक लेकर जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चलिए, अब प्यारे बच्चों आता है शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंशिया। शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंशिया पतली नलिका है जो विर्षण जालिका से निकलकर, दो कहां से निकल रही है? ये विर्षण जालिका से, रेटेटेस्टिस से निकलकर अधिविर्षण तक शुक्राणुओं को लेकर जाती है। अब प्यारे बच्चों, अब यहां पर तुम देखो, जो शुक्रवाहक है वो क्या कर रहा है? शुक्राणुओं को अधिविर्षण से मूत्र मार्ग तक लेकर जा रहा है, और जो शुक्रवाहिका है प्यारे बच्चों, वो स्पर्म को क्या कर रही हैं? जो विर्षण जालिका से निकलकर अधिविर्षण तक, कहां तक? अधिविर्षण तक शुक्राणुओं को लेकर जाती हैं। सही? तो विर्षण जालिका से शुक्राणुओं को अधिविर्षण तक लेकर जो आ रही हैं वो कौन है? शुक्रवाहिका है। कौन है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है, देखो ये है शुक्रवाहिका। सही? शुक्रवाहिका है जो विर्षण जालिका से स्पर्म को लेकर आ रही है, कहां तक? अधिविर्षण तक। और अधिविर्षण से मूत्र मार्ग तक शुक्राणुओं कौन लेकर जा रहा है? शुक्रवाहक लेकर जा रहा है। सही? याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप डाल दोगे यूरेथ्रा, मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, अभी आपने देखा है। और लास्ट है आपका पेनिस, जिसे हम कहते हैं शीशन। ये मैथुन अंग है, ये वृषण कोश के मध्य स्थित होता है। शीशन के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है जो शीशन के अग्र छोर पर खुलता है। देखिए ये है शीशन, पेनिस। सही? ये पेनिस है, ये पेनिस है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, इसे लिखोगे, डायग्राम बनाओगे ना, तो ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखी है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव जनन की सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में समझाइए। क्लियर? तो यहां पर हमने उसी हिसाब से लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है ना, तो आप इसे छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो। क्लियर? मैंने तो यहां पर इस तरह से लिखा है कि ताकि आपके लघु अति लघु क्लियर हो जाए। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछे, जैसे विर्षण टेस्टिस सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेपरेट क्वेश्चन आप आराम से लिख सकें उसकी थ्योरी। सही? और डायग्राम वो वाला बना देंगे जो लेफ्ट वाला है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये आपका लॉन्ग आंसर में आता तो बस आप 2-3 लाइन इसके बारे में लिख देना, इंफॉर्मेशन दे देना ये है क्या, बस। सही? और अगर ये सेपरेट पूछता तो फिर आप ये पूरा क्वेश्चन आराम से तैयार करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए समझेंगे बहुत ध्यान से। तो आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे, सहायक जनन ग्रंथियां, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। देखो पहले लिखेंगे शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। ये एक जोड़ी थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इससे चिपचिपा द्रव्य स्त्रावित होता है, मतलब निकलता है, जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। देखो हमने इसका कार्य भी लिखा, इसमें शुक्राणुओं का पोषण होता है।
सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। सही, देखो शुक्राशय है कहाँ ये? सही, एक जोड़ी है, ये देखो ये है शुक्राशय, दिखाई दे रही है आपको? बस इतना याद रखिए इसके बारे में। कितनी होती हैं ये? एक जोड़ी है, मतलब दो होंगी। चलिए अब प्यारे बच्चों दूसरा हैंड डालेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। सही है, ये एक ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के आधार भाग के चारों ओर स्थित होती है। ये कई पिंडों से बनी होती है, इससे हल्का क्षारीय एल्केलाइन दूधिया तरल स्त्रावित होता है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कहाँ है, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, दिखाई दे रही है यहां पर, ये क्लियर? ये केवल कितनी है? एक है, और कई पिंडों से बनी होती है, कई पिंड होते हैं इसके। देखो पिंड आपको दिखाई भी दे रहे होंगे इसके, अगर आप देखो तो ये कई पिंडों से मिलकर बनी होती है। चलिए अब देखो इसका कार्य पढ़ लो आप, कार्य क्या है इसका? कार्य देखिए मूत्र मार्ग की अम्लता एसिडिटी को कम करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय और सुरक्षित रखता है, निषेचन की संभावना बढ़ाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तीसरी हेडिंग और लास्ट हेडिंग है काउपर्स ग्रंथियां, काउपर्स ग्लैंड्स। देखिए इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। ये एक जोड़ी होती हैं और मूत्र मार्ग के पास स्थित होती हैं। ये मैथुन सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले क्षार्य और चिकना द्रव स्त्रावित करती हैं, मतलब निकालती हैं। देखो यहां पर है, यहां पर है ये ग्रंथि, ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, ये बताइए याद रहेगा आपको एकदम? ओके चलिए अब इसके कार्य पढ़ लेते हैं आप बहुत ध्यान से। कार्य पढ़ लेते हैं। मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करना है। नंबर 2, मूत्र मार्ग को साफ और चिकना करना है। कुछ द्रव योनि मार्ग में जाकर स्नेहक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। मैथुन को सुगम मतलब इजी बनाता है मैथुन को। सही, इन तीन ग्रंथियों का स्त्राव, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, जरा याद रखना। इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव शुक्रिय, सेमिनल कहते हैं अंग्रेजी में, प्लाज्मा का निर्माण करता है। शुक्रिय प्लाज्मा या सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम से भरपूर होता है। वीर्य, सीमेन, शुक्राणुओं तथा शुक्रिय प्लाज्मा से मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है? तो प्यारे बच्चों ये इन दोनों से मिलकर बनता है। और ये कहां से आता है? ये प्यारे बच्चों जो तीनों ग्रंथियां है ना, तीनों ग्रंथियां वहां से आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।